स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्नोटेक्स 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। जो टेक्निकल टेक्सटाइल पर एक शो होने वाला है टेक्नोटेक्स 2023, ये किस सिटी में होगा? ये होगा मुंबई में, और इसमें ये होगा 22 से 24 फरवरी, नेक्स्ट ईयर होगा फरवरी में। और इसमें क्या होगा, ये भारत में तकनीकी वस्त्रों पर सबसे बड़ा आयोजन है। इसमें भारत और दुनिया भर के जो प्रमुख सीईओज हैं, निर्माताओं, उद्योग समूहों, खरीद प्रबंधकों और आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे, उनके लिए पहुँच और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने पर ये टेक्नोटेक्स केंद्रित है। और ये ऑर्गेनाइज इसे कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फिक्की के साथ मिलकर इस टेक्नोटेक्स को ऑर्गेनाइज करेगी। और ये जो इवेंट हो रहा है टेक्नोटेक्स, ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत ये जो टेक्नोटेक्स है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो 5th एडिशन होने वाला है यूरोपियन यूनियन इंडिया कॉम्पिटिशन वीक का, ये किस सिटी में होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। कॉम्पिटिशन वीक इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग 5 to 7 दिसंबर 2022। ये 5 से 7 दिसंबर को हुआ था दिल्ली में। और ये इसका जो कराने का जो उद्देश्य है, 5वां भारत यूरोपीय संघ प्रतियोगिता सप्ताह जो होगा, ये चुनौतियों का जवाब खोजने के प्रयास में डिजिटल और प्रौद्योगिकी बाजारों में अविश्वास कार्रवाई पर 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और इस बात पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है कि जो विनियमन प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन को कैसे पूरक बना सकता है, जैसा कि यूरोपियन संघ ने किया है डिजिटल मार्केट्स अधिनियम को गति में सेट करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग लिस्ट बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक लिस्ट जारी की गई है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग लिस्ट। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसमें है 48 नंबर पर इंडिया है इसमें। और 4 साल पहले की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक 102 थी। अब इंडिया ने काफ़ी सुधार किया है और ये 48वें नंबर पर पहुंच गई है। और इसमें जो टॉप कंट्री है, मतलब पहले नंबर पर है सिंगापुर सेफ्टी के मामले में सबसे आगे है। जो एविएशन सेफ्टी होती है, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, तो इसमें जो सेफ्टी होती है, तो उसमें देखते हैं किस कंट्री ने सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं। तो सिंगापुर टॉप पर है, और फिर दूसरे पर यूएई, फिर साउथ कोरिया। यूएई दूसरे नंबर पर है, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर है। और इंडिया ने चाइना से भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस लिस्ट में। जो चाइना है, चाइना इसमें 49वें नंबर पर है और भारत 48वें नंबर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑब्जर्व्स 6 दिसंबर एज महापरिनिर्वाण दिवस टू मार्क डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाती है, तो इस दिन किसकी डेथ एनिवर्सरी होती है? तो ये होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। ये B.R. अम्बेडकर, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। और ये इन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था, मतलब ये बुद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। इसी को महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। चैत्य भूमि इज़ अ मेमोरियल टू B.R. अम्बेडकर लोकेटेड इन मुंबई। एक मेमोरियल बनाया गया है जिसका नाम है चैत्य भूमि, ये है मुंबई में। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविल ऑनर द भारत रत्न इन 1990। इन्हें 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे और इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who inaugurated conference on soil health management for sustainable farming on 5 दिसंबर। जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 दिसंबर को, ये किसने इसका इनाग्रेशन किया था? तो ये किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं।
इन्होंने कहा था कि जो केमिकल फार्मिंग की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उसकी जो मतलब मिट्टी की जो उर्वरकता है वो काफ़ी कम होती जा रही है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था। और जो क्लाइमेट चेंज है मतलब जलवायु परिवर्तन एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कंट्री के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। और जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक फार्मिंग, उसको बढ़ावा देने के लिए भी इस सम्मेलन को किया गया था, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग करें और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होने लगे, मतलब जो सॉइल की उर्वरकता है उसमें सुधार किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द विद विच कंट्री मतलब इंडिया किसके साथ एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है। तो इंडिया ने जर्मनी के साथ एक माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और जो फेडरल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जर्मनी के एनेलिना वेयरबॉक, इन्होंने साइन किया था नई दिल्ली में। ये जो एग्रीमेंट है साइन किया गया था 5 दिसंबर को। बोथ साइड्स हैव साइंड ए माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट विच विल फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस फॉर पीपल टू स्टडी रिसर्च एंड वर्क इन बोथ कंट्रीज़। और जो जर्मनी और इंडिया ने ये साइन किया है ये लोगों को ईजियर एक्सेस प्रोवाइड करेगा, मतलब आसानी से वहाँ लोग जा सकेंगे रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए और वर्क करने के लिए, मतलब जॉब वगैरह के लिए भी इस कंट्री में इजीली एक्सेस मिल सकेगा लोगों को। और बोथ साइड्स डिस्कस्ड इशूज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एसेट्रा। और भी काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा की गई थी, जैसे जलवायु परिवर्तन और जो यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में भी इस पर चर्चा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है Who has approved the formation of an advisory group for streamlining the development of the bamboo sector? जो बैम्बू सेक्टर है उसके लिए एक सहायक समूह की अभी फॉर्मेशन किया गया है, उसकी स्थापना की गई है। तो ये किसने इसको अप्रूव कर दिया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने बैम्बू सेक्टर के विकास के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी दे दी है। समूह में कौन कौन होगा? तो इसमें शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नवोन्मेषकों, प्रगतिशील उद्यमियों, डिज़ाइनरों, किसान नेताओं, विपणन विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न साझेदारी का प्रतिनिधित्व है। इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स इसमें इस सहायक समूह में होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है Which union territory in India has the country's biggest international yoga center? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर बनने जा रहा है? तो ये बनेगा जम्मू और कश्मीर में। ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर होगा और इसमें ये बनाया जाएगा मंतलाई चेनानी इन द चेनानी तहसील ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर। जो जम्मू कश्मीर में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव पड़ता है और उसमें एक तहसील है चेनानी तहसील, उसके अंदर एक गांव आता है मंतलाई, ये वहाँ बनेगा। और इंटरनेशनल योगा सेंटर एट द बैंक्स ऑफ द ताबी रिवर, ये ताबी जो नदी है उसके किनारे होगा। इसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं इस रिवर को, और ये कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है। एज अ टूरिज्म मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंशनड ₹9, और जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट में उसने इसको बनाने के लिए 9,782 करोड़ भी सेंशन कर दिए हैं। द इंटरनेशनल योगा सेंटर हैज़ बीन गिवन अ मॉडर्न आउटलुक विथ स्विमिंग पूल्स, और इस योगा सेंटर में सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ होंगी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल्स, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर्स, हेलीपैड, स्पास, कैफेटेरिया, डाइनिंग हॉल्स, सभी तरह की इसमें फैसिलिटीज़ होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट हैज़ बैंड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड टेम्पल्स? मंदिरों के अंदर फ़ोन ले जाने को किसने प्रतिबंधित कर दिया है? मतलब आप मंदिर के अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं।
तो ये बैन किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है मोबाइल फ़ोन्स इन टेम्पल्स अक्रॉस तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। एज़ पर द कोर्ट द मूव टू वैन यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स इज़ टू मेंटेन प्योरिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मोबाइल फ़ोन को इसलिए बैन किया गया है जिससे कि मंदिर की जो शुद्धता और पवित्रता है उसको मेंटेन किया जा सके। द हाई कोर्ट आल्सो सेड दैट फ़ोन डिपॉजिट लॉकर शुड बी सेटअप। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि फ़ोन के लिए डिपॉजिट लॉकर्स भी बनाए जाएंगे वहाँ पर, जिससे कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, मतलब वहाँ जाके ये दिक्कत ना हो कि मोबाइल कहाँ जमा करें, तो उसके लिए डिपॉजिट लॉकर्स भी इसमें बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट टू बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इस्टेब्लिश अ सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। जो सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट, दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग तैयार किया जा रहा है, तो ये किस स्टेट ने, भारत में कौन सा पहला स्टेट है जिसने ये पहला अलग दिव्यांग विभाग बनाया है? तो ये बनाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो राज्य सरकार है वो एक अलग से दिव्यांग डिपार्टमेंट को बनाएगी। जो दिव्यांग डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स हैं, मतलब जो दिव्यांग पीपल हैं उनके कल्याण के लिए, और गवर्नमेंट ने इसके लिए 1143 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए हैं। ही सेड दैट महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव सच अ डिपार्टमेंट। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र भारत में पहला ऐसा राज्य होगा जिसने ये अलग से दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। एवरी ईयर 3 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए। मिस्टर शिंदे सेड दैट देयर विल बी सेक्रेटरी और लेवल ऑफिशियल्स फॉर दिस सेपरेट मिनिस्ट्री। और इस जो डिपार्टमेंट बनेंगे इनके लिए जो सचिव स्तर के जो अधिकारी होंगे वो लोग अपॉइंट किए जाएंगे इस डिपार्टमेंट के लिए। इट विल टेक ऑल द स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ दिव्यांग पीपल इन द स्टेट्स। और वो हर एक जरूरी कदम लेगी दिव्यांग पीपल के कल्याण के लिए। जो दिव्यांग लोग हैं उनके कल्याण के लिए हर एक जरूरी कदम राज्य सरकार उठाएगी। और इससे पहले जो दिव्यांग पीपल हैं उनके कल्याण के लिए जो डिपार्टमेंट था वो था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। तो उसके अंतर्गत दिव्यांग जो लोग हैं उनकी देखरेख की जाती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट दिव्या कला मेला फॉर दिव्यांग आर्टिस्ट टू बी हेल्ड इन विच सिटी। जो दिव्या कला मेला हेल्ड किया जा रहा है दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए, जो दिव्यांग कलाकार होते हैं उनके लिए, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने दिव्या कला मेला को इनॉग्रेट किया है कर्तव्य पथ पर, जिसे हम पहले राजपथ कहते थे, और इंडिया गेट न्यू दिल्ली, इंडिया गेट पर। द मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम 2 से 7 दिसंबर 2022। 2 से 7 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। अब ये ऑर्गेनाइज हो चुका है और इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है ये विभाग। द मेला एम्स टू प्रोवाइड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप्स ऑफ दिव्यांग आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और इसमें पूरे भारत में जितने भी जो दिव्यांग कलाकार हैं और क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिसंस हैं, उनके लिए एक मंच प्रदान करेगी जिससे कि वो अपने कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकें। और इसमें लगभग 200 दिव्यांग कलाकार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 22 राज्यों से, जो अपनी इसमें प्रतिभा का शोकेस करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर अंडर 17 वुमेन्स सिंगल फाइनल इन एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। जो एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो फाइनल मैच था अंडर 17 का, उसमें किसने जगह बनाई थी? तो ये थी उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा पहली भारतीय हैं जिन्होंने फाइनल में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जगह बनाई थी।
ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और ये मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में पहली भारतीय हैं, पहली भारतीय और पहली महिला भारतीय जिन्होंने फाइनल्स में जगह बनाई थी इस चैम्पियनशिप में। और इन्होंने ये हारी थी, इनको हराया था जो सरुनरक वित्तीत-सरन जो थाईलैंड की प्लेयर थी, उनसे ये हार गई थी फाइनल में। और ये हुआ था, और जो इवेंट जो ये चैम्पियनशिप हुई थी थाईलैंड में। इंडिया फिनिश्ड द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैम्पियनशिप 2022 विद 5 मेडल्स, 3 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। इंडिया ने इस चैम्पियनशिप में 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीते हैं और टोटल 5 मेडल जीते हैं। और जो इसका लास्ट डे था इस चैम्पियनशिप का, उसमें इंडिया ने 2 और सिल्वर मेडल जीते थे। और ये जो चैम्पियनशिप है ये 1997 से कराई जा रही है और हर साल कराई जाती है। और उन्नति हुड्डा जो कि पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं फाइनल में जगह बनाने वाली। इससे पहले कोई भी प्लेयर फाइनल तक नहीं पहुंचा था, ना वुमेन्स में ना मेंस कैटेगरी में। ये है अगली न्यूज़। लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क ऑफ मास किलिंग्स, इंडिया रैंक्ड 8, पाकिस्तान टॉप्ड। जो अभी मास किलिंग, रिस्क ऑफ मास किलिंग, जो सामूहिक हत्याएं होती हैं उनका जो जोखिम है, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर जिसने ये टॉप किया है इस लिस्ट को, ये है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो खतरा है या जोखिम है मास किलिंग का, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 8वें नंबर पर। पाकिस्तान हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग न्यू मास किलिंग्स अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट बाय अ यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट। जो यूएस का थिंक टैंक है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, इसने ये लिस्ट अभी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान ने टॉप किया है इस लिस्ट में। द लिस्ट इंक्लूडेड अदर एशियन कंट्रीज यमन, म्यांमार, सेकेंड एंड थर्ड स्पॉट्स रेस्पेक्टिवली। पहले नंबर पर पाकिस्तान है मास किलिंग में और दूसरे नंबर पर है यमन, म्यांमार। यमन है दूसरे नंबर पर, म्यांमार है तीसरे नंबर पर। और वाइल अफगानिस्तान एंड इंडिया वर प्लेस्ड इन द 7th and 8th स्पॉट्स रेस्पेक्टिवली। अफगानिस्तान 7वें नंबर पर है और भारत 8वें नंबर पर है। इंडिया वॉज प्लेस्ड अहेड ऑफ सीरिया, इराक, चाइना और ईरान। इंडिया जो है इसमें सीरिया, इराक, चाइना और ईरान से भी पीछे है, मतलब इनसे भी खराब प्रदर्शन किया है भारत ने। सीरिया, इराक, चाइना और ईरान से भी खराब प्रदर्शन किया है जो हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपीरियंस मास किलिंग है उस लिस्ट में। जबकि सीरिया और इराक की जो पोजीशन है, सीरिया 11वें नंबर पर है और इसमें जो ईरान है वो 12वें नंबर पर है। चाइना की बात करें तो चाइना 23वें नंबर पर है और ईरान इसमें 30वें नंबर पर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।